इस मनी बिल को पास कैसे किया जाता है? फर्स्ट, ए पार्लियामेंट्री डिसीजन इज कैरिड ऑन द मनी बिल, इट इज़ प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। पार्लियामेंट के उसके अंदर डिस्कशन किया जाता है उस मनी बिल के बारे में लोकसभा में। ओके। सेकंड है द एक्सपेंसेस ऑफ मेंशन ऑफ द बजट आर द डिस्कस्ड अपॉन, फिर इस बजट के ऊपर डिस्कस किया जाता है। द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स ऑल द न्यूमेरिक डिटेल्स ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट। फाइनेंशियल मिनिस्टर हुए वो पूरी तरह से उस बजट के बारे में, सब पैसे के बारे में या तो फाइनेंशियल के बारे में पूरी तरह से और डिटेल में वो पार्लियामेंट में उस बजट के बारे में बताया जाता है। ऑल द मिनिस्टर्स आर एग्रीकल्चरल, साइंस, डिफेंस, ट्रेड, बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एक्सेट्रा आर द पुट forth their demand in the front of the Lok Sabha and then the voting is carried out of the get permission of demands। इस तरह से ये जो बजट पास होता है तभी वो सभी मिनिस्टर उसके अंदर आ जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, साइंस में जो साइंस और टेक्नोलॉजी इसके मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ट्रेड और बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इस सभी तरीके से लोग यहाँ पे उनके डिमांड्स भी यहाँ पे वो रखते हैं उस बजट में, किस किस को कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या चाहिए इसके और पैसे के बारे में, इसके बारे में वो भी अपना डिमांड रखते हैं। एंड सोर्स ऑफ द इनकम एंड टैक्सेस आर द सेपरेटली इज प्रेजेंटेड इन द बजट एंड बोथ आर टू बी द सेपरेटली द अप्रूव्ड। इस तरह से जो इनकम और टैक्सेस के द्वारा उसको भी इसको सेपरेटली करके इसके ऊपर भी सेपरेटली अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट द बिल इज अप्रूव्ड इन द लोकसभा, द फर्स्ट इज सेंट टू द राज्यसभा। फिर जैसे लोकसभा में उसको अप्रूव हो जाता है, सबका सम्मति हो जाता है, फिर उस बिल को क्या किया जाता है? राज्यसभा में रिकमेंडेशन उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। द राज्यसभा इज रिटर्न इट लोकसभा विथ नेसेसरी रिकमेंडेशन विद इन 14 days। फिर अगर राज्यसभा का अगर इस बजट के बारे में कुछ सुधार करना है या तो उसको कुछ डिमांड है तो उसके बारे में 14 days के अंदर वो जो भी है उसका निर्णय वो बता के उसको फिर से उसको लोकसभा में उसको भेजा जाता है। लोकसभा कैन आइदर द एक्सेप्ट और रिजेक्ट द टोटल ऑफ द पार्शल ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। अगर राज्यसभा का जो भी रिकमेंडेशन होता है अगर वो लोकसभा आइदर एक्सेप्ट करेगा या तो उसको रिजेक्ट करेगा, फिर इट इज़ अ पार्शल ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। अगर वो करता है, राज्यसभा करता है, इफ़ एनी बिल इज नॉट रिटर्न इन द लोकसभा विद इन 14 days बाय राज्यसभा, द बिल इज कंसिडर्ड बाय हैविंग द पास्ड बाय द राज्यसभा। अगर 14 days के अंदर अगर राज्यसभा उस बिल को पास नहीं किया जाएगा तो उसको उस बिल को पास किया गया इस तरह से माना जाता है। इफ़ द लोकसभा accepts the recommendation of the Rajya Sabha, the bill is considered to be have been passed by both houses of the parliament. But if the Lok Sabha rejected the recommendation of the Rajya Sabha and the bill is again passed in the Lok Sabha, the money bill is deemed to have been passed by the both houses of a parliament. In the matter of the money bill, the Rajya Sabha has a limited power. अगर दोनों इस तरह से दोनों लोकसभा और राज्यसभा में से दोनों उस बिल को पास होने के बाद उसको रिकमेंडेशन किया जाता है, लेकिन सपोज अगर राज्यसभा अगर उस मनी बिल के अंदर कोई अगर वो पास नहीं करता या तो कोई और उसने कोई उसके कोई ज़रूरत की चीज़ और दूसरा कुछ रखेगा तो लोकसभा जो है वो पास भी कर सकता है एंड उसको सुधारा भी सकता है या तो उसको सुधारा भी नहीं जा सकता है। लोकसभा के ऊपर डिपेंड होता है वो। अगर राज्यसभा ने उस बिल के ऊपर अगर कोई सुधारना चाहता है
तो लोकसभा उसको स्वीकार भी कर सकता है या तो अस्वीकार भी कर सकता है। और वो लोकसभा फिर से वो उसका जो पहले का जो बजट है उस तरीके से भी वो फिर से कर सकता है। यानी इसका मतलब ऐसा है कि राज्यसभा को जो है उसको बजट के बारे में थोड़ा लिमिटेशन, यानी उसको जो पावर है वो लिमिटेशन में दिया गया मनी बिल के अंतर्गत। आफ्टर द मनी बिल इज पास्ड बाय द बोथ हाउसेस द पार्लियामेंट इज प्रेजेंट द सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द is a assent. The president has the sign is a money bill. If the budget is not passed in the house, then it is a government has a resign. और इस तरह से लास्ट में वो जो बिल को क्या कहाँ पे भेजा जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास में। अगर उस तरह अगर समझो जो प्रेसिडेंट है अगर उस मनी बिल के ऊपर अगर साइन नहीं करता है तो उस गवर्नमेंट को उसको रिजाइन देना पड़ेगा। अपार्ट ऑफ फ्रॉम द दिस बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफेंस एंड फॉरेन मैटर आर डिस्कस्ड। और इसके अलावा यहाँ पे पार्लियामेंट में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिफेंस के बारे में फॉरेन मैटर के बारे में भी उसको डिस्कस किया जाता है। तो लोकसभा मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड इट्स बैरिकेड्स एंड इट इज द वर्क ऑफ द elected member of to see the fund for the public and utilize the properly. Lok Sabha has the direct control over the use of a public fund without the consent of the houses of the parliament. No new of taxes can be levied or any important in the extending tax is can be done. और इस तरह से जो लोकसभा है पूरी तरह से जो भी पैसे हैं उसको सही तरह से उसको अमल करना या उसको जो अपने जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसके द्वारा सही तरीके से हो रहा है कि नहीं इसके बारे में भी वो जानकर रखता है। इसके अलावा जो लोकसभा वो लास्ट तक उसको कंट्रोल में रखता है। और इस तरह से लोगों के ऊपर कोई भी टैक्सेस या तो कोई भी इस तरह से बढ़ाना या तो इस तरह करना तो पहला इसके बारे में भी इसको डिस्कशन किया जाता है। द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड कस्टडियन और पब्लिक फंड कंट्रोल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट चीफ मिनिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर and Auditor General and autonomy of a general under the changes of prove the misbehavior or intention of a violation of a constitution throughout the process of the impeachment. अगर कोई भी इस तरीके से इसका अगर भंग करता है जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट हो या जुडिशरी हो या तो कमिश्नर ऑफिसर हो एडिट जनरल और जनरल ऑफिसर्स हो, अगर कोई भी इस तरह से अगर इस अपना कॉन्स्टिट्यूशन का अगर इसको भंग करता है तो उसको उस पद पे से उसको उस ओहदा पे से निकाला भी जा सकता है। नेक्स्ट द लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल। अभी ये अपने सेंट्रल देखा, अभी स्टेट लेवल में फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर असेंबली। लेजिस्लेटर असेंबली एंड इट इज़ कॉल्ड अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट को और इस तरह से लेजिस्लेट
असेंबली में क्या होता है, हर स्टेट के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ लोअर हाउस। ओके, जिस तरह से राज्यसभा जिस तरह से सॉरी लोकसभा इस लोअर हाउस होता है, इस तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली ये लोअर हाउस होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, द नेक्स्ट बी लेजिस्लेटिव काउंसिल, द अदर हाउस इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, legislator is called a legislative council. The Bihar, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Tamil Nadu etc. are the state have two houses. यानी इस तरह से बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में यहाँ पे दोनों हाउसेस है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इस तरह दोनों काउंसिल इस तरह दोनों या इस स्टेट में है। There are the legislative council is the upper house and the legislative assembly is the lower house. जिस तरह से हमने देखा पार्लियामेंट में लोअर हाउस अपर हाउस, इसी तरह से स्टेट लेवल में इस तरह से अपर हाउस जो होता है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो लोअर हाउस होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली। द गुजरात गवर्नमेंट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। गुजरात गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, वेरियस स्टेट्स हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली is a 60 and maximum number of the member is a 500. The number of the member of Gujarat is legislative assembly is presently 182. कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हिसाब से देखा जाए तो कम से कम लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 मेंबर्स होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर्स होना चाहिए। लेकिन गुजरात में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर प्रेजेंटली कितने मेंबर्स है, 182 मेंबर्स है। नेक्स्ट, इन मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, एनी पर्सन हु इज अ citizen of India and of 25 years or more and it is not a state unsound mind। अभी इसमें तो सब में आ जाएगा कि फर्स्ट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इसके अलावा वो 25 ईयर से ऊपर होना चाहिए और वो मानसिक इससे दिमाग से वो अच्छा होना चाहिए और इट इज़ अ इंसॉल्वेंट एंड क्रिमिनल, और वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल काम किया हुआ नहीं चाहिए। इट इज़ अ कंस्टेंट ऑफ द इलेक्शन ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली।